नमस्कार सर। बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं और वहाँ पर अब तारिक रहमान की सरकार बन गई है। तो भारत की तरफ से कौन लोग गए और उनकी सरकार में कौन लोग मंत्री बने हैं और भारत के साथ अब उनके संबंध कैसे रहने की उम्मीद है? नमस्कार जी। तारिक रहमान साहब ने 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए पीएम के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि उन्होंने कई सारे जो पड़ोसी देश हैं उन सबको उन्होंने इनविटेशन भेजे थे और हमारे पीएम साहब को, मोदी जी को, उन्होंने विशेष रूप से इनवाइट किया था। लेकिन हमारे मोदी जी मुंबई में जो मैक्रो साहब आए हुए थे तो वहाँ पर बिजी थे, पहले से ही उनका शेड्यूल था। तो मोदी जी तो नहीं गए थे, लेकिन जो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं और विक्रम मिश्री जी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो उनकी ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए गए थे। और जो मोदी जी का जो लेटर था वो भी उन्होंने तारिक रहमान साहब को सौंपा था। तो उन्होंने जो उनका मंत्रिमंडल है, क्या उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं कि कौन लोग मंत्री बने हैं? हाँ जी। तारिक रहमान साहब ने जो शपथ ग्रहण की है तो उन्होंने अपने जो कैबिनेट का विस्तार किया है वो बहुत ही उन्होंने एक संतुलित रवैया अपनाया है। अब उसमें जो खास चेहरे हैं, एक तो हैं खलीलुर रहमान विदेश मंत्री, जिनको कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने उनको बधाई संदेश भेजा है। और और तो जो भी हैं, जो वरिष्ठ हैं, उन सबको लिया है उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक संतुलन साधने के लिए हिंदू कम्युनिटी से भी निताई राय चौधरी उनको लिया है। और इसका एक खास कारण यह है कि पहले बांग्लादेश में जिस ढंग का एक माहौल बन गया था कि हिंदुओं पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं और बौद्धों पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं और उनका मर्डर किया जा रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, तो उन सब चीज़ों को अ, छुड़ाने के लिए, उन सब चीज़ों से ये दिखाने के लिए कि भाई अब ये जो गवर्नमेंट बन गई है ये सबके हितों की रक्षा के लिए है, तो उन्होंने इनको जो है मंत्री बनाया है। एक बौद्ध कम्युनिटी से भी एक मंत्री बनाए गए हैं। और उन्होंने थोड़ा संतुलित रवैया अपनाते हुए जो ये छात्र आंदोलन हुआ था और जिसके दम पर ये सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो उसके नूरुल हक और जुनैद साकी, क्योंकि वो जो हादी है उनका तो मर्डर हो चुका था पहले ही, वो प्रमुख चेहरे थे, लेकिन इसमें से नूरुल हक और जुनैद साकी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जो मोहम्मद यूनुस थे उनके समय में तो भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला गया था। तो अब उनका क्या हाल है? और मोहम्मद यूनुस ने, सुना है, जाते टाइम भी भारत को उन्होंने एक छेड़ते हुए वो गए हैं। देखिए जी, मोहम्मद यूनुस कोई राजनीतिक फिगर तो है नहीं, वो तो एक मौर्य थे। क्योंकि जो अवामी लीग की शेख हसीना जी थी, उनकी और मोहम्मद यूनुस की अनबन थी। और मोहम्मद यूनुस के जो खिलाफ काफ़ी आरोप भी थे और उनकी छानबीन चल रही थी शेख हसीना के कार्यकाल में। तो शेख हसीना साहब से वो पर्सनली बहुत ज़्यादा खुन्नस मान रहे थे मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना भारत के करीबी थी, तो इसलिए वो भारत के एकदम धुर विरोधी थे मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस कोई इसमें ऐसे नहीं थे कि उनका वहां पे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक आधार है। वो तो बस एक ऐसे ही थे कि वो बैंक चला रहे थे, सोसाइटी चला रहे थे, एनजीओ चला रहे थे, और उन्होंने इधर उधर अपने राब्ते करके पश्चिम में नोबेल प्राइज पीस ले लिया और वो उसी की बदौलत उनकी खाना कमाना चल रहा था। लेकिन अब ये पलटी ऐसी हुई, जो ये उसमें बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, इसमें कायदे में बीएनपी का कोई हिस्सेदारी नहीं थी, खालिदा जिया की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। तारिक रहमान साहब तो बाहर रह रहे थे और खालिदा जिया जी बीमार थी। अब ये एक छात्र आंदोलन हुआ और ये नेचुरल नहीं हुआ, बल्कि इसको उकसाया गया कुछ ताकतों के द्वारा, इसको हवा दी गई पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से। और मोहम्मद यूनुस ने इसमें, जैसे कहते हैं ना कि एक आपदा में अवसर वाली बात, उन्होंने इसमें पूरी तरीका से एक अवसर खोजा और अपने इधर उधर जो राब्ते करके, और ये छात्र आंदोलन चला, उस जब वहां से वो चली गई शेख हसीना, वहां से अपना बाहर निकल गई बांग्लादेश से, तो ये वहां के एक संरक्षक के तौर पे, एक एडवाइजर के तौर पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट के लिए हो गए कि भाई ये सही हैं, ये पढ़े लिखे आदमी हैं और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल गया है और ये बांग्लादेश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। और ये क्यों किया गया? क्योंकि वो जो छात्र थे उनको तो सत्ता दी नहीं जा सकती थी, वो तो कोई 20 साल के, कोई 25 साल के, 30 साल के थे, तो उनको तो कोई अनुभव ही नहीं था। ये जो ये सोचा जिन ताकतों ने ये सब सत्ता परिवर्तन कराया था कि ये हमारे एक प्यादे के तौर पे काम करेंगे। तो जरूरी सी बात है कि यदि कोई तुम्हें किसी कुर्सी पे बैठा रहा, कोई पद दे रहा है, तो वो
तुम तो उसी की करोगे। तो मोहम्मद यूनुस साहब उन्हीं की अपना करने लगे बातचीत तक, भाई पाकिस्तान के हित आगे रहने चाहिए, चीन के हित आगे रहने चाहिए, और भारत हमारे बहुत खिलाफ है, भारत हमारा दुश्मन देश है। तो इस ढंग की फिर मोहम्मद यूनुस साहब ने बातें चालू कर दी। तो अब आगे की राह आपको क्या नज़र आती है बांग्लादेश और भारत के बीच में? देखिए साहब, इसमें कई सारे पेच ऐसे हैं जिनको समझना जरूरी है। बांग्लादेश एक ऐसी जगह पर है कि उसका एक स्ट्रेटजिक महत्व भी है। अब जब अमेरिका ने ये देखा कि यहां पर तो ये चीन ने अपने राब्ता बना लिया है, पाकिस्तान की तो खैर कोई औकात नहीं है, वो तो एक ऐसा देश है कि वो तो अपना कभी चीन के जूते चाटेगा, कभी अमेरिका के जूते चाटेगा। वो तो एक अपना एक ढोल है कि उसे तो अपना ढोल बजाना है कि भाई हाँ मैंने ये कर दिया, बाकी उसका तो कोई महत्व है नहीं। लेकिन चीन अगर बांग्लादेश में बैठता है तो जरूरी सी बात है अमेरिका के हितों को चोट पहुंचेगी। तो उन्होंने देखा कि ये मोहम्मद यूनुस जो बैठाया गया था, जब तो कोई और उद्देश्य था कि भाई इस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, अब ये खुद अपनी इसके मन में नई इच्छा जाहिर हो रही है और ये चीन की झोली में जा रहा पूरे ढंग से। तो फिर क्या काम हुआ, क्योंकि जो भी चीज होती हैं वो बगैर अमेरिका के नहीं हो सकती हैं पूरे वर्ल्ड में, ये बात माननी पड़ेगी सभी को। तो उन्होंने फिर तारिक रहमान साहब को बुलवाया और तारिक रहमान साहब को बुलवा करके उनको फिर लाइमलाइट में लाए और तुरंत ही चुनाव की घोषणा हो गई। तारिक रहमान साहब तो तब आए हैं जब चुनाव की घोषणा हो गई है, और जो है मोहम्मद यूनुस साहब से कह दिया गया, उनसे कहलवाया गया कि भाई मैं जो है सत्ता जो पार्टी चुन के आएगी उसको सत्ता सौंप दूंगा। अब सत्ता सौंपने के लिए क्या रह गया भाई, शेख हसीना की जो अवामी लीग है उसको तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। अब रहेगी जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी के पीछे पूरा वेट पाकिस्तान ने लगा दिया। वो एक कट्टरवादी थी, उसकी सोच थी कि भाई जो शरीयत का कानून लागू हो जाना चाहिए, कि ये पूरा मुस्लिम लॉ लागू हो जाना चाहिए, कि ये हो जाना चाहिए, कि पाकिस्तान ने सोची कि भाई एक हमारा यहाँ पे बेस बन जाएगा। तो लेकिन अमेरिका की तो ऐसी सोच नहीं है कि भाई इस ढंग से तो बातें बहुत खराब हो जाएंगी। तो उन्होंने तारिक रहमान साहब के पीछे अपना वेट लगाया। अब भारत की समझ में आई है कि भाई शेख हसीना की तो वहां कोई बात बनने वाली है नहीं। तो भारत ने भी तारिक रहमान साहब जब आए थे तब भी बातचीत की उनसे, तब भी मिले थे। जयशंकर साहब गए थे, खालिदा जिया का जब इंतकाल हुआ था तो तब भी वो गए थे, मोदी जी का पत्र उनको सौंपा था। और अब भी ओम बिरला साहब गए थे और उन बातचीत करके आए हैं, उनको पत्र दिया है मोदी जी का। तो अब तारिक रहमान साहब को बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको चीन को भी साधना है, अमेरिका को भी साधना है, भारत को भी साधना है। और उनको ये है कि हर जगह पर जो स्थिति बांग्लादेश में खराब हो चुकी है, उधर कुछ जो वो छात्र नेता थे उनके मन में गुब्बारे फूट रहे हैं कि भाई हम तो रह गए नहीं, हम ही प्रधानमंत्री बन जाते। वो चुप बैठने वाले नहीं है। आप देखना इस बात को कि अभी तो ये बात हो गई है कि भाई हाँ तारिक रहमान साहब बन गए हैं, लेकिन और उन्होंने तारिक रहमान साहब ने उनको जुनैद साकी को और नूरुल हक को वो भी बना दिया, मंत्री भी बना दिया। लेकिन अंदर खाने उनके जरूर ये है टीस्ट कि भाई ये तो सत्ता परिवर्तन तो हमने किया था, हम हैं इसके मालिक, तो हम बनने चाहिए थे। तो पहले तो ये मोहम्मद यूनुस अड़कर बैठ गया। फिर वही छात्र नेता तो थे जो मोहम्मद यूनुस की खिलाफत कर रहे थे, दबाव दे रहे थे कि भाई वो इलेक्शन होना चाहिए। उधर जो ये हैं वहां के बांग्लादेश के आर्मी चीफ वो वकार उज्जमान साहब, उनका एक पर्दे के पीछे रोल चलता है। वो हमेशा इस पक्ष में है कि भारत के साथ जो बांग्लादेश के संबंध हैं वो सही रहने चाहिए, नहीं बांग्लादेश के अस्तित्व पर खतरा रहेगा हमेशा। बांग्लादेश कोई ऐसा नहीं है कि भारत से लड़ाई लड़ेगा या भारत से ज्यादा बिगड़ेगा तो उसकी कोई तरक्की होगी, नहीं, उसके लिए हमेशा नुकसान रहेगा। तो ये एक पर्दे के पीछे से आर्मी चीफ ने भी उनको मोहम्मद यूनुस को साफ बता दिया था कि भाई ये इलेक्शन हो जाने चाहिए और अगर नहीं होंगे तो फिर हम अपने तरीके से बात करेंगे, यानी उनको धमकी दे दी थी पूरे ढंग से। तो अब वकारुज्जमान साहब हैं, उनका भी वेट तारिक रहमान साहब के पीछे ही है कि भाई कम से कम एक लोकतांत्रिक तो हैं और उस ढंग से मिलकर चलेंगे। तो अब देखो इसमें कई सारी चीजें उभर कर आ रही हैं और वो धीरे धीरे जब तारिक रहमान साहब अपनी विदेश नीति डिस्क्लोज करेंगे, अपने संबंध बनाएंगे। अब उनको इनविटेशन भी भेज दिया मोदी जी ने। तो मोदी जी तो इतने मजे हुए नेता हैं वर्ल्ड के कि वो तो वो काम कर देते हैं जिससे सब हैरत में पड़ जाते हैं। उन्होंने ओम बिरला साहब को भेज दिया, विक्रम मिश्री जी को भेज दिया। विक्रम मिश्री जी ने जो वहां के अधिकारी हैं उन सबसे राब्ते करे हैं, उनसे बात करी है और
मोदी जी ने उनको इनविटेशन दे दिया। अब बताओ वो भारत आए या ना आए, ये उनके सामने एक स्थिति रख दी। तो अब इसमें बांग्लादेश जो है वो पहली स्थिति से तो बिल्कुल निकल चुका है। ऐसा नहीं है कि वो भारत के खिलाफ रहेगा। वो संबंध, लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं उनके संबंध अपने ढंग से ही चलते हैं। और आगे अब देखिए क्या बातें होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बहुत विस्तृत जानकारी हमें देने के लिए। आगे की स्थिति पर भी हम नज़र बना के रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब।